thanks Manish for being here. Special thanks to the people and the committee and people who've been pushing this festival together to bringing this to light. Um, this is a wonderful podium, and I'm glad to be leading this session. So, without further ado, this session is about not so much about climbing Everest as it's about we even think of attempting something like that, and to actually achieving it, to actually doing it. It takes a lot. No, it's not just a matter of physical strength. There are financial constraints. There are mental constraints. And for someone like Manish, who comes from Pithoragarh and has a humbling background, it is quite an achievement. So my first question to Manish is, मनीष ये सबसे पहले तो इसका थॉट आइडिया एवरेस्ट चढ़ने का इसका जन्म कैसे हुआ? अब अगर मैं बात करूं कि एक सपना होता है कि मैं पिथौरागढ़ में बहुत छोटी जगह से हूँ। पिथौरागढ़ में एवरेस्ट का सपना देखना इज जस्ट लाइक कि आप एक पीसीएस का या फिर आईएएस का एग्जाम निकाल रहे हो। तो मैं जब 12 साल का था तो मैं अपने मामा के घर पे गया था। तो मुझे पता चला कि एक एडवेंचर नाम की चीज होती है। तो उस टाइम पे मैंने रॉक क्लाइंबिंग की थी, बट आफ्टर 12th, तो जब हम 11th क्लास में होते हैं तो हमारे सपने पैदा होते हैं। कुछ सपने पड़ोसी डिसाइड करते हैं, कुछ घर वाले डिसाइड करते हैं और कुछ अपने होते हैं। तो जब 11वीं क्लास खत्म होती है तो मुझे समझ में आया कि मुझे जो करना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पापा मुझे प्राइवेट को सजेस्ट करा देंगे। तो मैंने अपने घर वालों को बोला कि देखो पापा, जो आपका सपना है वो उसमें तो मुझे नहीं जाना है। तो मेरे पापा का ये था कि आर्मी में चले जाओ या फिर पुलिस में चले जाओ। मतलब उनके लिए ये था कि गवर्नमेंट सर्विस करनी है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब पहाड़ों में हमारे पास यही रास्ते होते हैं। तो मैंने बोला पापा यार, ये तो सभी कर रहे हैं, आधे से ज्यादा रिश्तेदार सब हमारे सरकारी में ही है, तो मुझे नहीं करना है। बोले तुझे क्या करना है? मैंने कहा मेरे को घूमना है, बस मेरे को घूमना पसंद है। तो अब ये था कि 12th में मैं बहुत पढ़ने में भी मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था। मतलब मेरा इतना होता था कि यार पास हो जाओ बस बहुत है, ठीक है। मेरी 12th में 43% है, ठीक है। अब लेकिन जब घूमना शुरू किया, अ, उस बीच ये रहा कि मेरे कुछ दोस्त थे वो निकल गए प्राइवेट कोचिंग करने, तो मैं घर पे ही था। तो मैं अब ये सोच रहा था यार करना क्या लाइफ में। तो जबकि क्या था, मेरे पास कुछ सर्टिफिकेट थे, तो मेरी नजर वापस उस सर्टिफिकेट में गई जो जो 12 साल की उम्र में मैंने लिया था, 10 days एडवेंचर कोर्स। तो मुझे लगा कि यार ये बढ़िया चीज है, यहाँ तो पढ़ना भी नहीं पड़ता है, चलो चलते हैं। ठीक है, तो मैं गया। उस टाइम पे मेरे गुरुजी थे बासु पांडे। तो मैं सर के घर चले गया। तो मैं सर के घर गया, मैंने उनसे पूछा सर मुझे ना वापस ये करना है। बोला यार टूरिज्म डिपार्टमेंट में अभी मंथ चल रहा है जनवरी फरवरी, तो तुम एक काम करना, मार्च के टाइम पे कांटेक्ट करना, टूरिज्म डिपार्टमेंट कुछ कोर्स कराएगा, तो उस टाइम चलेंगे। तो 2012 से मैंने शुरू किया और 1 साल लग गया। 2013 में नंदा देवी राजजात यात्रा होनी थी। तो उत्तराखंड टूरिज्म ने एक टीम तैयार करी कि हर जनपद में 30 लोगों को रेस्क्यू फोर्स के लिए तैयार किया। और उसमें जो एज कैटेगरी थी वो यही थी कि बंदा ग्रेजुएशन तक के लेवल तक होगा, यानी कि 12th पास से ग्रेजुएशन। तो अराउंड उसमें हाईएस्ट वही था। अगर एज वाइज देखे तो 15 साल से ऊपर था कि फिजिकल फिट और है, उसकी ट्रेनिंग होगी। तो पहले कोर्स में मैं गया पिंडारी, क्या बड़ा मजा आया। सेकंड में किया तो सेकंड में मेरे बीकॉम के पेपर पड़ गए, मैंने छोड़ दिए। ठीक है, मैंने कहा पेपर गया, मैं तो वहां जाऊंगा। ठीक है, तो मैं गया और उस साल क्या हुआ, हम लोग जब ट्रैक पे गए, हम लोग रूपकुंड पहुंचे। तो जैसे ही हम लोग रूपकुंड पहुंचे तो हमें यहाँ से मैसेज आया कि 16-17 जून को आपदा आ गई है, तो आपके यहाँ आपको वापस आना पड़ेगा। तो जैसे तैसे वापस आए। और उस टाइम मैंने देखा कि रियल में अगर एक बंदा किसी आपदा में फंसता है तो होता ही ऐसा है। 17 साल की उम्र में उतना समझ में नहीं आता था कि यार आपदा आ गई है, नुकसान हो रहा है, हमें वापस जाना पड़ेगा।
जब वापस पिथौरागढ़ गए तो हमें ये रियलाइज हुआ कि, और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली 2013 के डिजास्टर में, उसके बाद रेस्क्यू टीम में जाने की। रेस्क्यू टीम में मैं गया। आपको पता होगा कि पूरे उत्तराखंड में उस टाइम आपदा आई थी, लेकिन रिलेटेड केदारनाथ था। अगर हमारा कुमाऊं देखोगे तो धारचूला शहरी साइड भी बहुत नुकसान था, लेकिन हमारे यहाँ लोग कम आए थे। तो मैं गया धारचूला से ऊपर तवा घाट, और तवा घाट में हम लोगों ने एक काम किया इंडियन आर्मी के साथ मिलकर के। हम लोगों को एक चैलेंज फेस ये करना था कि रिवर क्रॉसिंग का बेस करना था, कि जो मतलब ये था कि पुल बह गया था, पुल को पार करने के लिए एक एक्टिविटी होती है जिसमें हम लोग एक रोप फिक्स करते हैं नदी के आर पार, और देन उसके बाद पेरोलिन ट्रेवल्स करके हम लोग जाते हैं और वापस आते हैं। तो इंडियन आर्मी पिछले 3 दिन से वो काम कर रही है, और हमारी एज ग्रुप का जो हाईएस्ट बंदा था वो 23 साल का था। 17 साल के 2 लड़के थे, एक 18 का था, और दो 23-24 रहते थे। तो हम 5 लोगों ने मिलकर के उस टाइम पे मोड़ वो बचा। वहां से मुझे यहाँ जाना है। और 2013 में मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया, 14 में एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स किया, 15 में एमओआई और 16 में सर्च एंड रेस्क्यू। तो 4 साल मेरे ऐसे बीत गए। और 2013 में मुझे पता चला कि यार बेसिक के बाद रास्ते खुल जाते, कि प्राइवेट सेक्टर में हम लोग काम भी कर सकते हैं और एवरेस्ट भी जा सकते हैं। तो तब से थोड़ा ये था कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है, और लकीली वो मौका मिला मुझे। थैंक्स मनीष। अभी मैं आपको ये भी बताना भूल गया कि मनीष ने एवरेस्ट ही नहीं, मनीष ने माउंट त्रिशूल भी चढ़ा है, माउंट बलजोरी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो भी चढ़ा है। और काफ़ी एक एल्पाइन स्टाइल से उन्होंने एक माउंटेन चढ़ा है जिसका नाम नंदा नापुक है, हमारे नंदा लपाक। सो ये बहुत डिफिकल्ट माउंटेन्स है एज अपोज टू एवरेस्ट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि एवरेस्ट तो एवरेस्ट आपने चढ़ा, लेकिन एवरेस्ट के लिए आपने फिजिकली ट्रेन कैसे करा अपने आप को, फाइनेंशियली ट्रेन कैसे करा, मेंटली ट्रेन कैसे करा? आजकल एवरेस्ट की वैसे अगर जनरली देखा जाए रेपुटेशन, हम जब एवरेस्ट के बारे में सोचते हैं तो हम सबसे पहले हमें ये ख्याल आता है कि एवरेस्ट तो एक ऐसा माउंटेन है जहाँ पर आप पैसा फेंको और उसको चढ़ने चले जाओ, क्योंकि सारा काम शेरपास लोग करते हैं। वो वहाँ जाते हैं, फिक्स रोप लगाते हैं, और आपका काम ये है बस उनको पैसे देना, और आपको वो हार्नेस और रोप से टाई इन हो जाते हो आप, और इजीली चढ़ के आ जाते हो। तो अगर आ, देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन सिद्धार्थ ने पूछा कि जब हम एवरेस्ट जाते हैं तो फिजिकली मेंटली तो ये प्रिपरेशन चाहिए, लेकिन फाइनेंशियली भी आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो बेसिकली एवरेस्ट जाने के लिए जो बेसिक कॉस्ट है वो 30 से 40 लाख अराउंड है। और एक होता है कि मैंने उस टाइम लोगों से बहुत सीखा कि मेरे को एक बंदा मिला उस टाइम पे, उसने 6 महीने, उसने बोला मैं तुम्हें 3.5 लाख रुपए दूंगा, लेकिन तू एक काम करना, कल आना। तो कल आते आते साढ़े मतलब 6 महीने बीत गए, और उसके 6.5 लाख आज तक नहीं आए। ठीक है, मतलब 3.5 लाख अराउंड। तो ये था कि लोग फिर उसके बाद ना आपको यूज करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि आप यहाँ पे कमजोर हो। तो ये था कि फिर मेरे पास दूसरा रास्ता ये था। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन हर साल कुछ एक्सपीडिशन लॉन्च करता है, तो मैंने वहां पे भी फॉर्म भरे थे काफी सारे, हर साल मैं फॉर्म भरता हूँ। तो लकीली 2018 में मैं ब्रिटिश एक्सपीडिशन में एज ए लाइजन ऑफिसर गया था, और वहीं पे मैंने नंदा लपाक पीक क्लाइम करी थी सोलो। तो अल्पाइन स्टाइल इंडिया में बहुत कम लोग करते हैं, मतलब बहुत क्या, नी के बराबर। क्यों? क्योंकि रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, और इस तरीके का रिस्क को कोई नहीं लेता कि हमने पीक पे जाना है, कि रोप भी खुद लगानी है और रूट भी खुद बनाना है और टेंट भी खुद लगाना है, सब कुछ खुद करना है। तो वहां से मुझे मुझे एक मोटिवेशन मिला कि नहीं भाई, मैं कर सकता हूँ, बट मुझे अब थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। तो 2019 में इंडियन एवरेस्ट मैसिव एक्सपीडिशन का एक सिलेक्शन कैंप निकला था। तो लकीली मैंने भी वो फॉर्म भरा। उसी एक्सपीडिशन में मैंने माउंट त्रिशूल क्लाइम किया, उसके अलावा 3 कश्मीर में हम लोगों ने अलग अलग पीक्स क्लाइम करी, कश्मीर की हाईएस्ट पीक क्लाइम करी, और कुछ वहाँ की हिडन प्लेसेस थी उनको एक्सप्लोर किया। और जब एवरेस्ट से पहले हम लोगों ने त्रिशूल क्लाइम किया, तो ऑल इंडिया में 5,500 लोगों के बीच में हमारा सिलेक्शन हो रहा था। अ, त्रिशूल पहुंचते पहुंचते 51 लोग बच गए थे, और 51 में से 2 लोगों को सेलेक्ट करना था गवर्नमेंट ने, एक लड़का और एक लड़की एवरेस्ट के लिए।
और 2 लोगों को लोत्से गिले और 4 लोगों को पोमोरी और 4 नुप्से, क्योंकि इस एक्सपीडिशन का नाम था एवरेस्ट मैसिव एक्सपीडिशन। जो एवरेस्ट है उसके शोल्डर में लोत्से आती है और थोड़ा सा वैली क्रॉस करेंगे तो एक पोमोरी है और साइड में नुप्से है। तो नुप्से और पोमोरी में आज तक कोई इंडियन नहीं गया था, लेकिन एवरेस्ट लोत्से में आपको पता है कि बहुत सारे लोग जाते हैं। जब मुझसे पैनलिस्ट ने एक सवाल पूछा, उन्होंने बोला मनीष, जिस तरीके से तुम्हारे स्किल्स हैं तो तुम्हें ऐसी एक्सपीडिशन में जाना चाहिए कि जिसमें आपने जिस पे आज तक कोई इंडियन नहीं गया, यानी कि पोमोरी और नुप से। तो मैंने एक बात बोली, मैंने कहा सर जब मैं स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहा था ना तो लोगों ने मुझसे ये बोला था कि एवरेस्ट करने के बाद आना। तो ये है कि एवरेस्ट इज एवरेस्ट, क्योंकि एवरेस्ट से ऊंचा कोई पहाड़ है नहीं। और जो हाइप बनी है आज की डेट में कि जैसे एवरेस्ट में पैसा फेंको और चढ़ जाओ, देखो चढ़ना हमें खुद पड़ता है। हमें वहां पे अपने आप को एक्लिमेटाइज प्रॉपर करना पड़ता है, प्रॉपर हमें फिजिकल फिट होना पड़ता है। हमारे पास पैसे होंगे भी तो हम एवरेस्ट नहीं चढ़ सकते, क्योंकि चढ़ना तो मुझे ही है ना। बस शेरपा जो होता है वो आपका हेल्पर है, वो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा देगा 8,000 मीटर तक और आपका खाने का सामान आगे लेके जाएगा। बट मेरे एवरेस्ट के एक्सपीडिशन इतने खतरनाक है कि मतलब आपको लगेगा कि सच में मतलब कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए। और जब मेरा सिलेक्शन लकीली हुआ ऑल इंडिया में 2 लोगों के बीच, तो उस टाइम इंडियन माउंटेनियरिंग के जो फाउंडेशन के प्रिंसिपल थे वो आर्मी से होते। वो लोग सिविलियंस को बहुत कम, अभी हर्षवंती मैम हमारे बीच में थी तो 3 साल पहले वो प्रिंसिपल बनी थी सिविलियन पहले, लेकिन मोस्टली आर्मी से होते हैं। तो अब वो क्या करते थे, हर साल एक्सपीडिशन में आर्मी के लीडर भेजते थे। और 1993 में इंडियन एवरेस्ट एक्सपीडिशन हुआ था वुमेन्स का, उसका नाम था इंडियन नेपालीज जॉइंट एक्सपीडिशन। तो उसके बाद 2020 में हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ। और उस टाइम पे आपको याद होगा कि कोविड आ गया था। तो 2020 में उस कोविड में ये था कि वो सपना ब्रेक हो चुका था, क्योंकि हम नहीं जा पाए। बट लकीली दिसंबर के महीने, जैसा आप लोगों ने सुना होगा पिथौरागढ़ में एक झरना है बिरथी फॉल। तो जब इंसान फ्रस्ट्रेशन में होता है ना, या तो वो सपने क्विट करता है या फिर वो अपना फील्ड चेंज करता है। मतलब मैंने मोस्टली यही देखा है कि उस टाइम पे हम लोग अपना ट्रैक बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। तो उस डिप्रेशन वाले पीरियड को हम लोग क्या करते थे, वीडियो कॉल में करते थे। कि जो हमारे 12 लोग सेलेक्ट हुए और एक मेंटोर था, हम पूरे 6 महीने 7 महीने वीडियो कॉल में थे कि सर हम जाएंगे नहीं जाएंगे। बस एक ही सवाल होता था कि अगले साल जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो दिसंबर के महीने हम लोगों ने प्लान किया बिरथी फॉल से रैपलिंग करने का। रैपलिंग एक एक्टिविटी है जिससे ऊपर से टेक्निकली नीचे आते हैं। तो 6 दिसंबर 2020 को सुबह लगभग 10 बजे के आसपास मैंने रैपल डाउन किया था। और बिरथी गांव वालों की एक मिथ्य तोड़ी थी। जैसे हम लोग मानते हैं ना कि जल जंगल और जो मतलब हमारी इंपॉर्टेंस चीजें होती हैं पौराणिक, वो हमारे क्या है देवता की तरह है। तो बिरथी वाले उस झरने को देवता मानते हैं। और उनकी एक उनका क्या था, जब हम लोग जा रहे थे रैकी में, उन्होंने एक बात कही थी, बोला बिरथी में जब इस वैली में कोई भी अशुभ घटना होती है तो ऐसा लगता है कि भौकौर बज रहा है, वैसा साउंड आता है। बोला तो जैसा ये साउंड आता है तो इंसान मरता है। तो अब जब ये कहानी मैंने लोकल्स की सुनी तो मुझे लगा कि यार सच में मतलब ये देवता है। तो जाने से पहले हम लोगों ने भी पूजा करी। और जैसे ना जब हम कोई भी नया कपड़ा लेते हैं या नई रोप लेते हैं तो क्या होता है, कलर छोड़ता है। तो जैसे ही मैंने वो रोप नीचे फेंकी, वो झरने का कलर सफेद हो गया। तो गांव वालों ने बोला भाई आज तो सब मरेंगे, क्योंकि अब ये झरने ने कलर चेंज कर दिया। बट वो मुझे पता था कि मेरी रोप कलर छोड़ी। और जैसे ही मैं नीचे उतरा, उस टाइम पे क्या था, मैंने 3 MLA वहां पे बुलाए थे। और उनसे मैंने ये बोला था कि एवरेस्ट के लिए सपोर्ट करने के लिए। तो उनने कहा था कि जब एवरेस्ट चले जाओगे तब आना। बट मुझे इतनी उम्मीद हो चुकी थी कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, बट अब दिखाना बाकी है। तो उन सबको वहां बुलाया। उस दिन वहां पे बिरथी और मुंशारी के लगभग लगभग 5,000 से ज्यादा लोग पहली बार बिरथी में आए थे। और जब मैंने नीचे गया, आप यकीन नहीं मानोगे, लोकल लोगों ने, मतलब उनका जो एज ग्रुप है 70-80 साल, वो लोग आके मेरे पैर छू रहे। मतलब वो कह रहे भाई तू भगवान ही है। मतलब उनकी जो एक को मिथ तोड़ी, और ये था कि उनको एक ऐसा चीज दिखाया जो उनके लिए इम्पॉसिबल था। तो जैसे मैंने सुना था कि बिरथी झरने के बीच में एक केव है, कि वहां राजा महाराजाओं के टाइम पे सोना छुपाया गया था। बट वो
सोना तो नहीं मिला बट वो केव मिली, कि जैसे झरने के अंदर में गया, एक छोटा सा होल था, तो होल के अंदर में ट्रैप हुआ पूरे 5 मिनट, मुझे पता ही नहीं चला कि क्या था, अंदर गया और ब्लैकआउट हो गया। तो जैसे मैं संभला, क्योंकि पानी का टेम्परेचर -डिग्री है, माइनस में इतना चल रहा है, हवा चल रही है, तो वो सब थी मिथ थे। और नेक्स्ट ईयर जब मैं एवरेस्ट गया, 2021 में वेव 2 थी, कोविड ने दिल्ली से हमारा पीछा करना शुरू किया, लखनऊ पहुंचते पहुंचते मेरी सीट के बगल वाले को कोविड हो गया, ठीक है, और रिपोर्ट हम लोग टेस्ट करा के गए थे, तो उसका जैसे ही पॉजिटिव निकला तो मेरे को क्वारंटाइन कर दिया नेपाल में, ठीक है। तो अब इस तरीके की सिचुएशन पूरी साथ चल रही है। और उस टाइम पे लवराज धर्मसत्तू जी हैं, जिन्होंने 8 बार एवरेस्ट क्लाइम किया है, और इंडिया में पद्मश्री एवरेस्ट के बेसिस में उनको ही मिला है। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी एवरेस्ट बेस कैंप में, उन्होंने कहा मनीष, एवरेस्ट एक ऐसी चीज है जहां पे वो तुम्हारे विल पावर और तुम कितने पॉजिटिव हो वो ढूंढेगा एवरेस्ट, तो क्विट मत करना। और ऐसी कंडीशन आएंगी कि तुम्हें क्विट करना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हें क्विट नहीं करना है। तो स्टार्टिंग में मुझे ये बात ना बड़ी वो लगी कि हाँ कह रहे हैं, मतलब ऐसा ही कह रहे हैं। तो हुआ गया उस साल, जब 2 साइक्लोन हिट हुए, तासी और युग से उसका नाम था, 2 साइक्लोन प्लस कोविड की वेव 2, पूरे एवरेस्ट बेस कैंप में उस साल लगभग लगभग 5,000 लोग एवरेस्ट जाने वाले थे वर्ल्ड वाइड, और लास्ट में 150 लोग बचे थे। मतलब इतना वहां पे सिचुएशन हो गई थी। इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स के लगभग लगभग 100 लोग आए थे एवरेस्ट चढ़ने के लिए, पूरा आईजी बैठे हैं, डीआईजी बैठे हैं, सब बैठे हैं। और लकीली इंडियन आर्मी की जो टीम थी, निम और जिम, हमारा जो माउंटेनरिंग का इंस्टीट्यूट है, नेहरू माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट, वहां के प्रिंसिपल और 2 इंस्ट्रक्टर, और जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग के प्रिंसिपल और 2 इंस्ट्रक्टर, 5। जो जिम के प्रिंसिपल थे वो लीडर थे, तो वो बेस कैंप में बैठे, और उनके 5 लोग ऊपर आए थे। इंडियन आर्मी और हम लोगों ने क्विट नहीं किया, बाकी वो जो 100 लोग पैरामिलिट्री फोर्स के थे सब ने क्विट किया। और मुझे एक सिनेरियो आज भी याद आता है, जब मैं कैंप 2 में बैठा था और मेरे शेरपा मुझसे कह रहे हैं कि भाई देख, तेरी इंडिया वाले ऐसे जा रहे हैं, तू भी जा। और मेरे जो टीममेट्स थे उनने भी क्विट कर दिया था। उनने मेरे से एक बात बोली, तुझे मरना है क्या यहाँ, मतलब हमें भी मारेगा साथ में। तो मैंने लवराज सर की बात को ध्यान में रखते हुए एक बात कही, मैंने कहा देखो, जिस दिन दिल्ली से मैंने बैग उठाया था ना एवरेस्ट के लिए, मैंने कहा मैं मर उसी दिन गया था। मैंने कहा यहाँ तो आत्मा घूम रही है, ठीक है। तो वो चीजें मैंने ऐसे अपने आप को मोटिवेट करने के लिए करी। और उस साल मैंने 4 अटेम्प्ट एवरेस्ट के किए। पहला अटेम्प्ट मेरा 23 मई को था, ठीक है, फिर 25 मई को हुआ, फिर 26 को हुआ, फिर 27 को हुआ। और लकीली लास्ट में जो मोमेंट था वो ऐसा था कि शेरपाओं ने क्विट कर दिया, पर हमने नहीं किया। और मेरे जो टीममेट्स लास्ट तक क्विट कर रहे थे, मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा देखो, आर्मी वाले अगले साल फिर आ सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उनको पैसा दे देगी, हमें कौन देगा। मैंने कहा अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो ये समझ लो कि लोग ये बोलेंगे कि जुगाड़ लगा के ये लोग एवरेस्ट गए थे, नेशनल टीम में गए थे, और फिर हम जिंदगी भर हमारे ऊपर कलंक लगेगा। तो मेरी बात को सब लोगों ने थोड़ा सा सीरियस लिया, और हम लोगों ने एक नया डिसीजन लिया। जब शेरपाओं ने हमसे एक डील करी, उनने ये बोला कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन तुम लोगों को कैंप 2 से अटैम्प करना पड़ेगा। तो अगर आप कैंप 2 से एवरेस्ट को अटैम्प करते हो तो 2000 मीटर का सीधे आपको गेन करनी है हाइट, और उस पे आपकी जान 90% जा सकती है। वो इतना बड़ा रिस्क हमको खेलने के लिए बोल रहे थे। तो लास्ट में मतलब मैंने अपने दिल की सुनी। और जैसे कई बार हम लोग ना सपनों को बहुत हल्के में ले लेते हैं, तो हमारे जो सपने होते हैं वो भी आपको कल क्या होने वाला है वो उसका आभास करा देते हैं। और अगर हमने उन सपनों को ध्यान में रखा तो कई बार वो चीजें सच हो जाती है। मैंने सपने में ये देखा था कि मैं समिट पहुंचा हूं, लेकिन तिरंगे के साथ फोटो खींचना भूल गया हूं, ठीक है, और मैं साउथ समिट से वापस गया हूं सपने में। और रियलिटी में मेरे साथ क्या हुआ, कैंप 2 से मैं गया, ठीक है, समिट कैंप गया 8000 मीटर में, और उसी रात को 30 तारीख को मैंने शुरू किया था मॉर्निंग 5 AM मई को। 31 को मैं समिट से 250 मीटर नीचे खड़ा हूं, मेरा शेरपा बीमार हो गया, ठीक है। अब शेरपा वहां पे उसको हो गया हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा, मतलब उसके क्या हो गया, दिमाग में पानी जो फ्लूइड होता है ना वो जमना शुरू हो गया, जिस वजह से उसको ना ये दिख रहा था कि मैं मतलब पता नहीं कहाँ हूं। तो मुझसे पूछता तू कौन है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ।
और वो नीचे से ऐसा आया था कि कल मेरे लड़के का बर्थडे है और इस बार मैं लड़के का बर्थडे वहां से फोन करूंगा। तो जब उसको ऐसी सिचुएशन हुई तो मेरे दिमाग में जल्दी जल्दी आई कि अपना ऑक्सीजन सिलेंडर चेक करना है, सारी चीजें मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। और उसने क्या लास्ट में क्या बोल दिया, मैं और मनीष दोनों बीमार हो गए। तो मेरे को फिर इंडियन टीम के जो नीचे लोग बैठे थे उनका कॉल आना शुरू हुआ, प्रेशर आया। फिर मैंने उनसे बात करी और लकीली मुझे 8,000 मीटर में मैं जब उसको लेके आया, 500 मीटर नीचे, मतलब ये मान के चलो कि यहां से अगर हम बस स्टैंड के पास गए हैं नीचे, वहां पे पहुंचने तक वो सही हो गया। क्योंकि हाइल्टीट्यूड की एक ही दवाई है, जैसे ही हम हाइट डाउन करते हैं तो हमारे जो बॉडी में है ऑक्सीजन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, तो हम लोग ठीक हो जाते हैं। 500 मीटर नीचे बोलते हैं सर दोबारा चलें क्या, मैं कहता भाई रहने दे, अब तूने सपने खत्म कर दिए। तो 8,000 मीटर में मैं आया और मैं जल्दी से मिला निम के प्रिंसिपल अमित बिष्ट सर थे वहां पे, मैं उनसे मिला। और मैं 8,000 मीटर में कैसे घूम रहा हूँ जैसे हम यहाँ घूम रहे, मैंने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर जो सप्लीमेंट था वो फेंका और मैं नॉर्मली जा रहा हूँ घूमने। सर बोलते तेरा सिलेंडर क्या, मैंने कहा सर सिलेंडर की जरूरत ही नहीं है, मैंने कहा यहाँ मैं एक्लिमेटाइज हूँ। तो उन्होंने मेरा एक असिस्मेंट लिया, उन्होंने बोला कि मनीष कल तुमने कितने बजे कॉफी पी थी, ठीक है, वो मुझसे पूछते कल तुमने कितनी मैगी खाई थी, और मैंने सबमिट कैंप में 4 मैगियां खाई थी, जबकि वहां पे एक नहीं खाई जाती है। ठीक है, मैं इतना मतलब वो था। और मैं आपको एक फोटो भी दिखाऊंगा लास्ट में, जो मेरा एक टास्क था। मैंने एवरेस्ट का सनराइज का फोटो लिया था। मतलब ये था कि वो कुछ ही सेकंड्स में आता है, मतलब ठीक है, वो ऐसा आता है कि एवरेस्ट आपने शेडो देखा होगा ना मोस्टली, जैसे अभी ये बिल्डिंग है, हम इसका शेडो यहाँ पड़ रहा है, हम देख पा रहे हैं। और पहाड़ों का भी शेडो बनता है, कुछ पहाड़ के शेडो दिखते हैं, कुछ का नहीं दिखता। एवरेस्ट का शेडो जब पड़ता है मॉर्निंग में, वो बादलों के ऊपर पड़ता है। तो लगभग लगभग हमारे पास सिर्फ 60 ही सेकंड थे उसको कैप्चर करने के, और मैंने फटाफट वो कैप्चर किया। और नेक्स्ट डे 1 जून 2021 को मैंने सुबह 5 बजे एवरेस्ट सबमिट किया। लेकिन जो ये जर्नी थी इसमें मैंने एक बात सीखी कि अगर मेरा 31 तारीख को सबमिट हो जाता तो वो मेरा इंडिविजुअल सबमिट होता। लेकिन जो लोग सिलेक्शन कैंप में हमारे साथ थे, वो प्रिंसिपल सर और उनके साथ जो इंस्ट्रक्टर वहां गए थे, तो वो पूरे सिलेक्शन कैंप में हमारे साथ थे, और मैंने जो सबमिट किया उनके साथ किया। तो लकीली जब मैं एवरेस्ट सुबह पहुंचा तो मैंने ये रियलाइज किया, मैंने कहा यार ठीक है ये सब चैलेंज तो आए, लेकिन मेरे दो साथ वालों ने पहले दिन सबमिट किया था ना, वो उन्होंने ये मिस कर दिया कि हम जो लोग सिलेक्शन कैंप में जिनको हम गुरु मानते थे, आज उनके साथ मैंने सबमिट किया। मतलब ये यूनिकनेस वहां से मुझे मिली। और मैंने एक चीज देखा, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर हमारे साथ सीनियर मेंबर बैठे हैं, इनके जो अनुभव होंगे, तो जितने उनके पास अनुभव होंगे वो बहुत ग्राउंड टू अर्थ होंगे। तो ये मैंने एवरेस्ट में सीखा। जैसे मेरे साथ के बहुत सारे लोगों ने उस साल सबमिट किया था, तो आज जब मैं उनसे बात करता हूँ उनका ईगो यहाँ होता है। ठीक है, तो मैंने एक चीज सीखा कि मैंने कहा देखो हर सबमिट के बाद आना पड़ता है अपनी जमीन में ही। ठीक है, तो मैंने ये सीखा कि जितना ग्राउंड टू अर्थ रहोगे उतना लोगों से मिल पाओगे, मतलब उतना एक्सपीरियंस आप गेन कर पाओगे। ये मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस एवरेस्ट का था। तो थैंक्स मनीष, आई थिंक आपने मेरे सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके कोई स्पिरिचुअल रीजंस भी रहे हैं एवरेस्ट चढ़ने के लिए? एवरेस्ट का तो ऐसा एवरेस्ट का तो ऐसा स्पिरिचुअल रीजन नहीं था, बट हाँ एक रीजन था। जो मेरे मेंटोर हैं बासु पांडे, विश्वदेव पांडे, शायद बहुत सारे लोगों ने उनका नाम सुना होगा। तो उन्होंने 1994 में पिथौरागढ़ में एक क्लब खोला था एडवेंचर लवर्स। लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजन की वजह से उन्होंने दूसरा क्लब खोलना पड़ा। और जब मालपा कांड हुआ था 1999 में, उस टाइम पे उनको ऐसा लगा कि हमारे पास एक ऐसा क्लब होना चाहिए कुमाऊं के क्षेत्र में, कि जहां पे हम लोग अपनी लोकल रेस्क्यू टीम्स का निर्माण कर सके। तो उनको 4 बार एवरेस्ट जाने का मौका मिला था। तो पहली बार उनको मिला था, और उनकी जो वाइफ है, तो उनके भी स्ट्रगल ऐसे थे कि जैसे अभी क्या है, अभी तो लव मैरिज का कल्चर बहुत मतलब अच्छा अभी चल रहा है, मतलब बहुत कॉमन जैसा हो चुका है। बट उन्होंने जब शादी करी थी
तो उन्होंने इसलिए शादी करी थी कि जो उनके साथ लड़की उस टाइम पे माउंटेनर्स जाती थी, तो लोग बातें करते थे कि अरे यार ये तो ऐसी है, मतलब इसके साथ जाती है, घूमती है। तो उनका ऐसा कुछ लव अफेयर कुछ भी नहीं था। तो उनकी लाज रखने के लिए उनने शादी कर दी। तो बाद में दोनों को एक बार साथ मिला। तो निम्का 2009 में एक्सपीडिशन गया था, तो उस एवरेस्ट एक्सपीडिशन में भी उन दोनों को मौका मिला। बट उनके घर वालों ने क्या किया था, उनको घर से निकाल दिया था। तो वो लोग रेंट पे रहते थे, और उस टाइम उनके पास 50,000 रुपए नहीं थे। तो 50,000 रुपए नहीं दे पाए, तो फिर उन्होंने एक और सपना देखा कि ठीक है हम तो नहीं चढ़ पाए, बट कल के दिन हमारा एक स्टूडेंट चलेगा। तो वो मेरा मेन रीजन एवरेस्ट जाने का भी था। और मतलब मैंने दिन रात उस मेहनत को करके दिखाया कि हाँ, कि कल के डेट में मैं बोल सकूं। और 2018 में मैंने जब नंदा लपाक क्लाइम किया था, नंदा लपाक 2008 में ब्रिटिश क्लाइंबर मार्टिन मोरेन ने क्लाइम किया था। और उन्होंने ईस्ट फेस क्लाइम किया, मैंने वेस्ट फेस क्लाइम किया है। तो वेस्ट फेस की जो धार पड़ती है, उसका जो शोल्डर है धार का, वो लगभग 2 से ढाई किलोमीटर के आसपास है। तो मैंने ट्रिब्यूट किया था, उस धार का नाम मैंने वासु धार उस टाइम नाम दिया था। तो वो मेरा एक ट्रिब्यूट था कि हाँ चलो अपने गुरु को भी एक ट्रिब्यूटरी होती है। और आज के डेट में माउंटेनियरिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स के फील्ड में मेरे मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज उस फील्ड में करियर बना रहे हैं। क्योंकि मेन यही रीजन है कि हमारा इस फील्ड में करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत कम दिखती हैं। कि लोग आते हैं, कुछ टाइम रहते हैं, और कुछ टाइम बाद वो क्विट करते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, इक्विपमेंट इतने महंगे हैं और प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रहा। तो फिर यही है कि अगर आप डटे रहोगे इस फील्ड में, तो आप बहुत आगे जा सकते हो। और मुझे मतलब जब भी मैं इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के म्यूजियम में जाता हूँ, तो अल्मोड़ा के पहले एवरेस्ट टीम के मेंबर हैं जोशी सर, वो यहीं के थे। ध्रुव जोशी के ताऊजी हैं। तो जब मैं इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन में उनकी तस्वीर देखता था, तो मुझे एक ऐसा मोटिवेशन मिलता था कि यार, जब इंडिया का पहला एक्सपीडिशन हुआ था तो हमारे ही कुमाऊं से लोग थे, तो क्यों ना हम लोग जाए। उस एक्सपीडिशन में हरीश चंद्र रावत जी भी थे जोशी सर के उसमें। तो जोशी सर का उस टाइम सबमिट नहीं हो पाया था, कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। बट ये था कि हरीश चंद्र रावत जी के जूते, मतलब अब मैंने जोशी सर को तो नहीं देखा, फोटो में मैंने देखा, बट हरीश चंद्र रावत सर की मैंने shoes किए। मतलब होता है ना मेमोरीज। तो जब मैं एवरेस्ट गया तो ये शूज भी ले आया। बट हाँ, अब जो मेरा नेक्स्ट प्लान है वहां पे मेरे है स्पिरिचुअल रीजन से। जैसे धौलागिरी पर्वत हमारे पौराणिक, उस पे बहुत इंपॉर्टेंस है। लोक कथाएं आप पढ़ोगे या देवी देवताओं की कुछ भी कहानी देखोगे, तो एक सिग्निफिकेंस माउंटेन वो है, नंदा देवी की तरह वो भी है। तो मेरे मतलब दो बड़े ड्रीम है, अगर इन फ्यूचर मुझे मौका मिलेगा तो मैं हमेशा नंदा देवी से यही करता हूँ। जब भी कभी भी मैं कहीं जाता हूँ, चाहे मेरे को नंदा देवी का मंदिर दिखे या फिर वो पीक दिखे, मैं एक बार जरूर बोलता हूँ कि यार मुझे एक बार आना है, मतलब आपका क्राउन छूना है। तो ऐसा ही मेरा धौलागिरी के लिए। और जब मैंने त्रिशूल क्लाइम किया था, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने ग्वालम से पहली बार 2013 में त्रिशूल देखा था। और अंदर से एक आवाज निकली थी, एक दिन इस माउंटेन में चढ़ना है। तो 2018 19 में सितंबर में वो हो गया मतलब। तो वही है कि कई बार हमारी टर्मिनोलॉजी में ये भी बोलते हैं माउंटेन्स आर कॉलिंग, बट उसके लिए मुझे भी तो मेहनत करनी पड़ी। तो इसीलिए वो माउंटेन्स बुलाएंगे। बहुत बढ़िया मनीष, that was wonderful. um, एवरेस्ट के एवरेस्ट के अराउंड काफ़ी सारी मिस्ट्रीज रही हैं, है ना। जैसे कि 1924 में जब दो ब्रिटिश पर्वतारोही थे, एंड्रू आयरविन और जॉर्ज मैलरी, वो एवरेस्ट चढ़े थे। तो इस समय एवरेस्ट को के शिखर पर चढ़ने की कोशिश करी जा रही थी। उस समय तक कोई चढ़ा नहीं था। तो ये जो ब्रिटिश माउंटेनियर्स थे, जब ये इन्होंने कोशिश करी चढ़ने की, और ये वहाँ पर ये लापता हो गए थे आते समय। तो ये आई थिंक पर्वतारोहण की सबसे बड़ा रहस्य था जो अभी तक अनकवर नहीं हुआ है। इसमें हाल ही में एक नेशनल जियोग्राफी में एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, 19 आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट एग्जैक्ट डेट, बट एक टीम कंबाइन करी थी जिसको अमेरिकन माउंटेनियर कॉनराड एंकर लीड कर रहे थे। ये वो आई थिंक नेशनल ज्योग्राफिक से स्पॉन्सर्ड थी, जिसमें उनको कुछ ट्रेसेस मिले थे इन माउंटेनियर्स के इतने सालों बाद। और अ, तो उस समय वो ये पता पता लगाना चाह रहे थे कि एक्चुअली में ये इन्होंने एवरेस्ट चढ़ा था या नहीं चढ़ा था।
दिस वाज वन मिस्ट्री, राइट। दूसरी मिस्ट्री मिस्ट्री थी, देयर इज दिस फेमस पिक्चर ऑफ सम माउंटेनियर हु इज जस्ट लाइंग, ही इज डेड। कुछ ब्लू ब्लू जैकेट या ब्लू मैन करके है। जब आप एवरेस्ट चढ़ रहे थे तो आपके काफी चैलेंजेस आए होंगे उस समय चढ़ते समय। कभी क्या आपके दिमाग में ऐसी पिक्चर्स या ऐसे थॉट्स आए जहां पर आपको लगा होगा कि ये सब चीजें मेरे साथ भी हो सकती हैं? जब हम लोग कैंप 2 में थे और कैंप 2 में हमें 15 दिन हो चुके थे। मोस्टली क्या होता है एवरेस्ट में, मैं एक बेसिक वैसे समझाता हूँ। एवरेस्ट की एक प्रोसेस है, जब हम एक्लेमेटाइज होने जाते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एवरेस्ट के खुम्बू रीजन में ट्रेवल करते हैं 5 दिन। तो 5 दिन हम लोकल में वहां ट्रेवल कर रहे हैं और छोटी हाइट गेन करते हैं, जैसे काला पत्थर है और पबोरी हाई कैंप है, तो वो लगभग लोग 6,000 मीटर के आसपास जाते हैं। तो इसके बाद एक प्रोसेस होती है एक्लिमेटाइजेशन की, जिसमें हमें 7,000 टच करके आना पड़ता है। तो वो जो प्रोसेस थी वो हमारी 10 मई को मतलब खत्म हो चुकी थी। और पहला जो लगभग 7 तारीख को मैं नीचे आ गया था और 11 तारीख को बहरैन का किंग आया हुआ था। तो बहरैन का किंग पहली बार उसका एवरेस्ट 2021 में हुआ। और उसने क्या किया, एवरेस्ट हाईजैक कर दिया। मतलब उसने क्या किया कि जितनी भी वहां पे ट्रेवल कंपनीज हैं जो एवरेस्ट एक्सपीडिशन कराती है, उनने सबको पैसा दे दिया और बोल दिया कि आज सिर्फ मेरी टीम जाएगी। तो वो 7 समिट की उस टीम में थे और जिस वजह से हमारा एक वेदर विंडो कम हो गया। तो नेक्स्ट वेदर विंडो हमारे पास 3 स्लॉट बचे थे। एक बचा था 23 तारीख का, एक था 26 तारीख का और एक 29 तारीख का। ये मेजर वहां पे स्लॉट होते हैं कि वहां पे क्या है, बर्फबारी और अगर हवा ज्यादा आ रही है तो स्लॉट खत्म हो जाते हैं। तो बहुत कम स्लॉट होते हैं। जब मेरा 23 तारीख को टैग किया और उस दिन स्लॉट की सिचुएशन थी ये थी कि हवाएं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी रात को 11 बजे से 2 बजे। और अगर हम लोग एवरेस्ट की हाई कैंप में पहुंच जाते हैं 8,000 मीटर से ऊपर, तो हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से ये था कि जब हम बालकनी से ऊपर जा रहे होंगे, बालकनी एक मेजर वहां पे ऐसा पॉइंट है कि जितना ये स्लैब है एवरेस्ट के ऊपर जस्ट लगभग लगभग 8,400 मीटर के ऊपर जाकर के ऐसा स्लैब आता है। तो कुछ देर के लिए सब माउंटेनर्स वहां पे होल्ड करते हैं। तो जब वहां पे ये सिचुएशन हो गई कि यार साइक्लोन आ गया, सब कुछ आ गया, कैंप आ गया, जैसा निम्सदाई का आपने नाम सुना होगा, तो निम्सदाई के कैंप के पास पूरा एवलांच आ गया था और डिस्ट्रॉय हो गया था वहां पे। तो उस वजह से ये हो गया कि हमारा स्लॉट वैसे ही कम हो गया। तो बाकी टीम क्विट करा रही है, शेरपास हमसे क्विट कराना चाह रहे हैं, लोकल जितना सिस्टम है वो ये बोल रहा है कि वापस आ जाओ। बट गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन था, हमारी परमिशन थी जून 5 तारीख की। ठीक है, नेपाल गवर्नमेंट ने हमें परमिशन दे रखी है कि अप्रैल से लेकर के जून के 5 तारीख तक आप एवरेस्ट के टॉप पे जा सकते हो। तो जैसे ही वहां से स्लॉट खुलता है वो मई 10 तारीख को खुलता है, मई से जून लगभग ऑलमोस्ट हमारे पास कुछ ना कुछ तो 25 दिन होते हैं। तो 25 दिन के बीच में भी हमारे पास सिर्फ 5 दिन है। तब ऐसी सिचुएशन आई तो एक बार मैंने मतलब मेरे मन में भी ऐसा आया कि यार अगर कुछ हो गया, तो जैसे इमोशन ब्रेकडाउन वहां पे इसलिए होता है अगर हम लोग बहुत ज्यादा फोन पे रहते हैं। जैसे मैं जब घर पे बात करता था मैं इतना ही फोन करता था कि वो भी तीसरे दिन, हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ ठीक है, हाँ बस ठीक है। मतलब घर पे ज्यादा बात नहीं करनी। और जैसे घर में कोई कहेगा, जैसे दादी ने बोल दिया कि हाँ एक बार बात करा दो मुझे, हाँ माना उसते हुए ठीक हूँ बस। ज्यादा मतलब ज्यादा नहीं, क्योंकि क्या है, अगर ज्यादा बात करेंगे तो कुछ ना कुछ टॉपिक निकल के आएगा और गलती से अगर हमने कुछ सुन लिया तो उस टाइम वो इमोशंस जाग जाते हैं। तो वो इमोशन ब्रेकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहां पे। और लोकल वाले क्या करते हैं, शेरपास क्या है, उनका एक फिक्स अमाउंट है कि अगर उन्होंने 8,000 मीटर पे सिलेंडर छोड़ दिया उसके 5 लाख बन जाते। तो वो उसके बाद आपके साथ आए ना आए वो मैटर नहीं करता, आएगा तो बोनस में 2-3 लाख रुपए मिलेंगे, टिप ही उनको 2 लाख रुपए मिल जाती है। जैसे मेरी टिप के पैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए थे। तो उनके अब वो थे कि मेरी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा, बट ये था कि उनको तो मिलना है ना, कंपनी को पे कर दिया है। तो एक बार ऐसा हुआ कि यार अब नहीं होता है, मतलब अगर अब ट्राई किया तो अब निकल जाएंगे। जैसे क्या हुआ, जब मैंने शेरपा को 8,000 मीटर में छोड़ा और मेरे साथ एक शेरपा दोबारा आया। वो कैसे आया,
नेपाल का एक राइको दाई थे, राइको दाई का पेट खराब हो गया 8,000 मीटर में। तो उन्होंने बोला कि यार अब देखो मैं तो इस सिचुएशन में ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि 8,000 मीटर में दवाई भी काम नहीं करती है। आप दवाई भी खाओगे ना, उसका कोई मतलब इफेक्ट ही नहीं करेगा बॉडी में, तो वो सही से काम नहीं करती। तो उसने बोला कि एक काम करो, मेरा शेरपा इसको दे दो, ये दोनों जाएंगे। तो जो मेरा दूसरा अटेम्प्ट था फाइनल, क्योंकि 24 घंटे थे, 30 तारीख से मैं चलना शुरू कर रहा हूँ, 31 की रात को दोबारा चल रहा हूँ। वो जो 500 मीटर थे ना स्टार्टिंग के, बस वहां पे मैंने सोच लिया था कि यार अब नहीं होता है। क्योंकि क्या था, वहां पर एक ही पोजीशन है, टेंट के अंदर भी हम ऐसे ही बैठे रहते हैं, यही पोजीशन है, ऐसे ही बैठे रहेंगे टेंट के अंदर, तो जाम हो जाते हैं पैर। तो 500 मीटर जब मैं चला तो मुझे ऐसा लगा कि यार ठंडी तो लग रही है, इसका मतलब बॉडी सही काम कर रही है, तो थोड़ा आगे जाऊंगा तो क्या पता गर्मी आ जाए। तो एवरेस्ट वाले रीजन में होता है हम दवाई खाते हैं, कि बॉडी गर्म होने की भी हमारे पास दवाई है। ठीक है, तो मैंने एक टेबलेट खाई और मैंने हाथ पैर मलने शुरू किए, और जैसे ही मेरे 100 मीटर आगे चला तो मेरी बॉडी गर्म होनी शुरू हुई। तो उसके क्या है, जो हाथ के ये टिप हैं और पैर पैर की उंगलियां हैं, कान है, ये गर्म हो जाते हैं उस दवाई से। एस्ट्रॉइड है बेसिकली वो। तो हम लोगों ने जब उसको लिया और थोड़ी सी गर्मी आनी शुरू हुई, उसके बाद तो मैं रुका ही नहीं। उसके बाद मैंने अपने शेरपा को बोला, दाई ऐसा करना, बालकनी से ऊपर साउथ समिट तक तो मैंने देखा ही है। बोला सर आपका सिलेंडर वो तो मेरे पास ही है। मैंने कहा क्या चाहिए सिलेंडर, ऊपर कंपनी के सिलेंडर ऑलरेडी पड़े हैं, मैं जा रहा हूँ उसको बदल दूंगा। तो मैं गया और मैंने वहां बहुत सारे लोगों की हेल्प करी, सिलेंडर चेंज किए। और जब मैं ऊपर गया तो मतलब एक एक था, मतलब जब लास्ट में जैसे सर ने बोला ना कि बहुत सारे लोगों को आज आइडेंटिफिकेशन के तौर पे हम यूज करते हैं। जैसे ग्रीन बूट है, अगर हम चाइना की तरफ से जाएंगे तो ग्रीन बूट का यूज करते हैं, वो एक लाश है जिसकी ग्रीन बूट आज भी दिखते हैं। और इधर है इंडिया की साइड येलो बूट, सॉरी नेपाल की साइड है, साउथ समिट की साइड येलो बूट। तो उस येलो बूट के ऊपर पैर रख के गए थे हम लोग। बट मॉर्निंग में टाइम में अंधेरा रहता है, क्योंकि रात भर हमें क्लाइंबिंग करनी होती है। तो लगभग लगभग उस टाइम ना हल्का विजिबल तो हो रहा था कि कुछ है, तो मुझे लगा रॉक पैच है, गया मैं ऊपर। जब मैं वापस आया, मैंने ऐसे ही, इतना ही था वो पोर्शन स्टेज के जितना, मैंने जैसे ही नीचे पैर रखा और लोगोट की छाती में पैर था। मैंने कहा भाई ये तो लाश है। और बहुत कॉमन है एवरेस्ट में, आपको लोग मरते हुए आपके सामने दिखेंगे, बट आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मतलब आप खुद लाचार हो उस वहां पे। मतलब आप चाहते भी हो ना किसी की जान बचाना, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और मुझे लगता है कि पहाड़ किसी की जान नहीं लेते। आ, पहाड़ में हम खुद मरते हैं। वो क्यों मरते हैं, एक तो हम जिद करते हैं, जिद ऐसी करते हैं कि मुझे अगर हेडेक हो रहा है तो मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, मतलब मैं वहां पे बीमारियां छुपाता हूँ, इस वजह से क्या है, जितना जितना एल्टीट्यूड गेन करेंगे वो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है। और जैसा आप कभी देखना, अभी कभी आपका हल्का सा हेडेक होगा और तो हम लोग जब चलते हैं तो क्या होता है, वो पूरी नसें खिंचती है ना, तो हेडेक ज्यादा होता है। तो सेम है वहां पे, तो ऑक्सीजन लेवल वैसे ही कम है, तो वहां पे ये चीजें ज्यादा होती है, तो फिर डेथ रेशियो बढ़ जाता है। और एक और मिथ है, जैसा आपने एक फोटो देखा होगा 2018 में ट्रैफिक जैम, वो रियल में होता है, वो मैंने भी देखा। यूजुअली जैसे जितने सारे एक्सपीडिशंस मैंने करे हैं, मैंने माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस तो नहीं करे हैं, लेकिन मोस्टली हिमालयन ट्रैकिंग एक्सपीडिशंस करे हैं काफ़ी लंबे, जिसमें 300-400 किलोमीटर चलना पड़ा था मुझे। तो ओवरऑल एक्सपीडिशंस में मेरा मुझे ये रियलाइजेशन हुआ है कि अगर आप एक एक्सपीडिशन के लिए जा रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो होती है आपकी टीम, आपके पार्टनर्स जिनके साथ जा रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे ऑब्जर्व ये हुई एक्सपीडिशन में कि जब आप एक्सपीडिशंस में होते हैं और जब आप कैंपिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आप नेचर पे रिलाई कर रहे हैं। नेचर आप डिक्टेट करता है कि आप आज सुबह आप कितने बजे उठोगे, कल का कैसे प्लानिंग करोगे, ये सब करोगे। तो इसमें काफ़ी एक चीज़ ऐसी भी होती है जिसमें आदमी का ना एक जो मूड होता है ना, वो बहुत ही वॉलेटाइल होता है। तो उसमें छोटी सी चीज़ से भी इरिटेशन हो जाता है। तो एक्सपीडिशन में एक तो ये चीज़ होती है जिसमें आप कैंपिंग करना है, कैंपिंग कर रहे हो आप, उसमें आप और उतना छोटा सा टाइट सा स्पेस है, उसमें 2-3 लोग और घुसे पड़े हुए हैं, है ना। फिर उसमें लोग नहाते ही नहीं है, ऑब्वियसली नहाएंगे कहाँ पर उस ऐसे इन्वायरमेंट में। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आप छोटी से छोटी चीज़ में आपको आपका नेचर चिड़चिड़ा हो जाता है, लाइक आप परेशान हो जाते हो कि यार मैं क्यों फंसा पड़ा हूँ, मेरे संग ये आदमी क्यों है, जो आपके जिनके साथ आप यूजुअली एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में जिनके साथ आप मस्ती करोगे, इंजॉय करोगे दोस्तों के साथ, वही दोस्त उस इन्वायरमेंट में आप उनसे दूर जाना चाहते हो। इस पे क्या बोलना चाहोगे आप?
एक्चुअली क्या है कि जब हम इस तरीके की सिचुएशन में फंसते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें खुद को अपनी हैबिट्स को ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम किसी भी इन्वायरमेंट में ढल जाएं, क्योंकि वहां पे क्या छोटी छोटी चीजों में गुस्सा आना शुरू होता है। और हमारी थ्योरी में एक चीज बोलते हैं कि अगर आप प्रॉपर एक्लेमेटाइज हो तो एक्लेमेटाइज हो तो उसकी उसको जानने की टेक्निक है कि आपको गुस्सा नहीं आएगा, ठीक है, और सामने वाले को आप ऑब्जर्व करो कि उसकी हैबिट्स कहाँ चेंज हो रही है। जैसे नॉर्मली क्या है, अगर हम इतने लोग 3-4 दिन साथ रहेंगे तो हम एक दूसरे की हैबिट को जानेंगे। तो कुछ टाइम बाद ऐसे हो जाएगा कि हमें ये भी पता चल जाएगा कि यार इसको इस बंदे से इरिटेशन है। तो वो जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम ट्रैक में चलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टीम बिल्डिंग करते हैं कि हम लोग रैंडमली क्या है ज्यादा टाइम एक दूसरे को देते हैं, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज करते हैं ताकि हमें उनके हैबिट्स का पता चले। और हम कुछ चीजें ऐसी शेयर करते हैं। और कई बार बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक कई बार बोनस का काम करता है कि आपको गुस्सा आ रहा है बट आप दिखाओगे कि नहीं नहीं मैं चिल हूँ भाई, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ चाहे थोड़ा दूर जाके आप फ्रस्ट्रेशन निकाल के आओगे बट आप वहां पे कूल होने का थोड़ा सा एक्ट करोगे। तो ये चीजें हमें करनी पड़ती है सो डेट ये हो जाता है कि जब आप ऊपर जाओगे तो वो चीजें बहुत वो बन जाती है वरना हेट्रिक। और अगर आप एक अच्छे लीडर हो तो फिर आपको ये चीजें बैलेंस करनी पड़ती है, क्योंकि आपको ये पता है कि 10 लोग हैं तो 10 लोगों का स्वभाव अलग होगा और वो कभी एक नहीं हो पाएंगे। तो वहां पे आप खुद को मैनेज करो कि हाँ सामने वाला है तो उसके हिसाब से ढल जाओ, उसके हिसाब से। तो मेरा एक प्लस पॉइंट ये भी था जब मैं नेशनल सिलेक्शन कैंप में आया कि मैं हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकता हूँ। कि मतलब वहां पे जैसी सिचुएशन होगी मैं अपने आप को ढाल देता था। हाँ, अगर कोई सीनियर मेंबर है मैं उसके साथ भी चिल रहूंगा, जूनियर के साथ भी चिल रहूंगा। तो मतलब मैं ऐसा सोच नहीं करता था कि हाँ मैं सीनियर हूँ या जूनियर हूँ, बट ठीक है हम नॉर्मल है बस। तो इस तरीके की अगर हम लोग ट्रैक पे अगर ये चीजें ऑब्जर्व करते हैं तो डेफिनेटली मतलब आप वो करोगे अच्छा। I think we're running out of time, so we'll have to wrap this up. I'd like to ask if anyone from the audience has any questions, feel free to ask. कोई questions किसी के audience से, कोई कुछ पूछना चाहे मनीष से, वंशिका, अंकल भी हैं पीछे। हाइक एंड फ्लाई कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे तो ये इंडिया में अभी नया कॉन्सेप्ट है कि लोगों ने नॉर्मल एरिया से तो फ्लाई किया है बट बर्फ वाले पहाड़ों से इंडिया में फ्लाइंग अभी तक नहीं हुई है। तो ये है क्योंकि मैं ऑलरेडी माउंटेनर हूँ और बेसिक नॉलेज मुझे पैराग्लाइडिंग की भी है, बट मुझे कुछ टाइम अपने आप को देना है और जैसे ही वो हो जाएगा तो नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली वो आ जाएगा। तो बाकी रिकॉर्ड्स बनाने मेरे लिए बहुत नॉर्मल है। 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुके हैं और 11 बार नेशनल रिकॉर्ड है। तो ये तो नॉर्मल है फिलहाल। और पे आप ये काम कर रहे हैं, ये तो ऐसा कि आपका व्यक्तिगत से ज्यादा है, सरकारी तंत्र से आपको। हाँ ये इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट की अभी तक ऐसी कोई उत्तराखंड में पॉलिसीज नहीं है, बट हाँ 1993 में जो एवरेस्ट एक्सपीडिशन हुआ था 2017 में कैबिनेट बैठक ने उनको सुमन कुटियाल वो गवर्नमेंट सर्विस में थी तो उनको प्रमोट करके वीडियो बनाया था। और 2018 में उत्तराखंड पुलिस के जो जवानों ने एवरेस्ट क्लाइम किया था उनको भी प्रमोट किया है। तो मैंने सचिव साहब से अभी बात करी है कि मैंने कहा सर देखो प्रमोट कल्चर तो ठीक है, आप प्रमोट कर रहे हो, अगर आप सर्विस जॉब नहीं निकाल सकते तो मैंने कहा एक जॉब बची है। मैंने कहा जो पहले साहसिक खेल अधिकारी होता था उसकी यही एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी कि ग्रेजुएशन के बाद 7000 मीटर की पीक क्लाइम करना है और आज के डेट में वो रिटायर हो गए। तो मैंने उनको एक नया ज्ञापन दिया, सीएम सर से भी मैं मिला हूँ। तो देखते हैं वो अगर एग्जीक्यूट होता है तो मतलब हमारे फील्ड को बहुत अच्छा बोनस मिलेगा। और अभी जैसे नेशनल गेम्स जब हुए थे तो उसके जब मेडल अभी बांटे गए तो उसमें स्कीइंग की एक लड़की को भी दिया था क्योंकि वो पैरा उस पे गई थी स्कीइंग में। तो अभी हमारा मैंने इस पे भी बात करी है तो मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। मतलब संघर्ष करना जरूरी है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं करके जाऊंगा, मुझे मिले ना मिले बट अगले को पक्का मिलेगा। ये है। I think that's pretty much it. Thanks, Manish.